हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल और हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित टॉपिक दैट इज सीए इंटर सितंबर 25 का ऐसा पेपर जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हर बार आईसीआई के इंटर की एग्ज़ाम के पहले डिस्कशन होता है कि टैक्स का पेपर, ऑडिट का पेपर, से फॉर एग्जाम्पल एफएम का पेपर, कॉस्टिंग का पेपर, बट नोबडी एवर थॉट कि लॉ का पेपर डिफिकल्ट, इस लेवल का डिफिकल्ट बन सकता है। सबसे इजी पीजी सब्जेक्ट लगने वाला जो आपका पेपर है, आई थिंक रिव्यू के आपने हज़ारों वीडियो ऑलरेडी देख लिए हैं तो और हज़ारों लोगों से बात कर ली है तो यू आर ऑलरेडी अवेयर कि सब एक ही नाव में है यहाँ पर। आई एम जस्ट टू रीअश्योर यू हियर कि honestly the paper was very complicated, mostly because of its length. I for one have been teaching law for 10 years और मुझे खुद को एमसीक्यू सॉल्व करने में 45 मिनट्स करीबन लगे और उसमें भी मुझे 2-3 आंसर्स ऐसे लग रहे थे कि मैं एक बार कॉन्सेप्ट बुक से चेक करूं कि ये वाला अजम्पशन लूं कि वो वाला अजम्पशन लूं, और उसमें भी क्लैरिटी नहीं आ रही थी एंड इवन अभी भी क्लैरिटी नहीं रहेगी जब तक इंस्टीट्यूट आंसर्स रिलीज नहीं करती है। सब्जेक्टिव पार्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द अदर हैंड इज वाज नॉट एज डिफिकल्ट बट इट वाज वेरी लेंदी। बहुत लेंदी डिस्क्रिप्टिव पार्ट था तो लगभग बचे हुए, मतलब मैंने पूरे 6 ही क्वेश्चंस किए हैं तो मैं आपके साथ सारे ही डिस्कस करने वाली हूँ। वो करने में भी लगभग 3.5 घंटा आराम से गया, जो 3 घंटा 45 मिनट गया, मतलब 15-20 मिनट एक्स्ट्रा उसमें भी जो ओरिजिनल टाइम होती है उससे ज़्यादा लगी। आइडियली वो 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए, 3.5 घंटे गया, पर मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया, चलो मैं वो हटा भी देती हूँ। तो एंड ऑल्सो काउंटिंग द फैक्ट दैट बीइंग अ फैकल्टी मुझे इतना समय लग रहा है तो आई कैन नॉट इमेजिन कि जब बच्चे इसको एग्जाम प्रेशर में, एग्जाम की हॉल में बैठकर कर रहे होंगे, आप लोग जब इसको एग्जाम के हॉल में प्रेशर में बैठकर पढ़ रहे होंगे तो पसीने छूट रहे होंगे कि क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहा, मैं इसका आंसर कैसे सोचना स्टार्ट करूं। सो टू सिट हियर, डिस्कस द पेपर एंड से कि भाई ये क्वेश्चन इजी था, ये डिफिकल्ट था, ये ऐसा था, ये वैसा था, एक बात होती है, और एग्जाम प्रेशर में उसको पूरा सॉल्व करना दूसरी बात है। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने पेपर यहाँ पे किया पूरा, छूटा 10-15 नंबर का, आई डोंट केयर, कोई बात नहीं, छूटना ही था वो। सबसे पहले तो आपने हार नहीं मानी, उसके लिए बहुत बहुत आपको आभार। और दूसरा मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, देखो आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ पे किसी को भी गाली देनी चाहिए, यहाँ पे ये बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए द मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर एंड रीच द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट इज ओनली ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स स्टैंडर्ड्स बाय मेकिंग सच क्वेश्चंस के लॉजिकल बेसिस पे टेस्टिंग हो सके। एंड उस चीज़ को कोई मनाही नहीं है, हम नहीं चाहते कि आप सिंगल लाइनर रटे वाले क्वेश्चंस बच्चों से पूछें। तो ऑब्वियसली वी वांट केस स्टडी बेस्ड हो, प्रैक्टिकल दिमाग लगे, और जो काफ़ी अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट कर ही रही है, commendable job in making those questions to the level of international papers। लेकिन कहीं पर ये वाला पेपर पर्टिकुलरली उस चीज़ में सही नहीं हुआ, क्योंकि आई थिंक कभी भी ऐसा कोई पेपर बनता है तो उसके पीछे एक ट्रायल रन या टेस्टिंग राउंड ज़रूर होना चाहिए। जैसे हमने इसको घर पे सॉल्व किया, वी टुक अराउंड 3 hours 40-45 minutes टू डू द होल पेपर। तो 3 घंटे में ये पेपर बच्चे कैसे कर पाएंगे, उसके लिए तो और ज़्यादा थोड़ा सा समय देना होता है ना। सो अगर वो वाली चीज़ की होती और कहीं कुछ क्वेश्चंस को छोटा रखा होता, किसी को बड़ा रखा होता और बैलेंस किया होता तो बहुत बेटर होता। प्लस नॉलेज टेस्टिंग से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं टेस्टिंग तो वापस वो लर्नड कॉन्सेप्ट्स की ही हुई क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन का साइज बहुत बड़ा कर दिया जिसके कारण पैनिक में भी नहीं सोच पा रहा आदमी कि उसको कितना क्या सोचना चाहिए। ठीक है, सो ऑल्दो आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज आंसर्स, प्लीज डोंट फील कि आपको अप टू द मार्क इसी प्रकार का पेपर पूरा लिखना चाहिए था, क्योंकि आपने अपना उस सिचुएशन में जो बेस्ट देना था वो दिया एंड इट्स ऑलरेडी डन। आई एम जस्ट हियर टू डिस्कस व्हाट शुड हैव बीन द राइट आंसर। अगर अपन आराम से शांति से बैठकर पेपर लेकर अभी सॉल्व करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो है हम पहले करेंगे, उससे आपको थोड़ा, क्योंकि एमसीक्यूज आपने ऑलरेडी चेक कर भी लिए होंगे और वो it requires its own separate part because I think 17 पेजेस के MCQs फॉर 15 मार्क्स अपने आप में बताता है कि
जो हुआ वो उतना सही नहीं हुआ, जिस लेवल का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बट आई थिंक इंस्टीट्यूट को ये बात ऑलरेडी पहुंच गई होगी, क्योंकि बहुत लोगों ने ये बात बोली है, बहुत जनों ने ये बात बताई है, और जिस तरीके का इस पेपर के अराउंड माहौल क्रिएट हुआ, आई थिंक इंस्टीट्यूट हैज़ लर्न फ्रॉम इट, एंड वी आर ऑल हियर जस्ट टू मेक दिस कोर्स बेटर। और हम लोग सब चाहते हैं कि आपकी नॉलेज टेस्टिंग हो, और इंस्टीट्यूट इस बात को कंसिडर करके आई थिंक कहीं ना कहीं लीवे आप लोगों की चेकिंग में ज़रूर देगी, और इस बात का भी कंसिडरेशन होगा कि किसने क्या लिखा है, और उसको उस हिसाब से थोड़ा लीनियंटली चेकिंग होना चाहिए। एब्सोल्युटली। नाउ दैट आपका वो एग्ज़ाम फेज ख़त्म हो चुका है और एवरीथिंग इज़ सेटल्ड डाउन, तो अब आप आराम से बाकी सब सब्जेक्ट्स की चिंता किए बिना ऑब्जेक्टिवली असेस कर सकते हो कि ये पेपर में आपका क्या सही था क्या नहीं था। और बहुत बार क्या होता है ना कि एक दो क्वेश्चन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले होते हैं हमें एंड में वही याद रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हमारा पूरा पेपर ही गलत गया। सो आई एम हियर टू डिस्कस कि क्या क्या क्वेश्चंस किस किस में से आए थे, और कितना कितना लिखने पे आपको मार्किंग मिल जानी चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है हमारे हिसाब से। हाँ, हो सकता है बिल्कुल ऐसा कि इंस्टीट्यूट जब अपनी ओरिजिनल आंसर की लाए तो उसमें कुछ जगहों पे हमसे उनका अजम्पशन मैच ना करें, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कहीं पे हमारे आंसर्स उनसे मैच ना करें, बट ये हमने अपने हिसाब से पूरी तरीके से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया है। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस पेपर नाउ। पार्ट बी, डिस्क्रिप्टिव कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, इसका एक पेपर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और आप 15 पेजेस जैसा समझ सकते हैं लगभग। ये पूरा 6 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है, और हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स होने के साथ सब पार्ट्स भी बहुत सारे थे। सो आइडियली जितना जितना कंटेंट होना चाहिए था, कौन से चैप्टर का है, कितने मार्क्स का है, मैं वो आपको बता देती हूँ। पार्ट बी में कुछ ऐसा फॉर्मेट फॉलो हुआ, और ये फॉर्मेट अब तक के एग्जाम्स का जो हमने प्रीवियस डिस्कशन वीडियोस में किया है बिल्कुल वैसा ही था, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये किया कि हर बार ये दोनों क्वेश्चंस आपस में स्वॉप होते हैं, ये दोनों आपस में स्वॉप होते हैं, और ये दोनों आपस में स्वॉप होते हैं, उनकी स्वॉपिंग कर दी खाली। थर्ड पार्ट तो जो एग्जैक्ट जैसा था वैसा ही रखा, मतलब ओवरऑल चैप्टर्स का वेटेज चेंज नहीं करा। सेगमेंट्स का जो वेटेज हमने डिस्कस किया हुआ है आपके एग्जाम के पहले कि किस चैप्टर में से कितना आता है, वो मेंटेन किया इन्होंने, तो उस चीज़ के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं किया पेपर के अंदर, वो एग्जैक्टली सिमिलर ही था। तो चलिए पार्ट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन वॉज फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ कंपनीज सेक्शन 135, और फेयरली आसान था, इजी था, समझ आया, बस वही कि काफ़ी पढ़ने में लेंदी। शिकागो ब्रिक्स इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन शिकागो यूएसए 1985 में, और सीमेंट वगैरह का काम करी थी। 10/4/22 को उसने अपना इंडिया में ब्रांच के थ्रू बिजनेस चालू किया, ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ द ब्रांच फास्ट पेस पर चल रहे हैं, और ये टर्नओवर है जब से चालू किया है तब से। ये ब्रांच जो है 20% नेट प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है ना। इधर थोड़ा लॉजिक लगाना था, ये आपके फाइनेंशियल ईयर्स के जो टर्नओवर्स है वो दे रखे हैं, और टर्नओवर पे आपको 20% नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन गिनना था, तो जाके आपको पिछले साल के प्रॉफिट्स पता चल जाते। नाउ देखो, टर्नओवर की लिमिट, प्रॉफिट की लिमिट, और जो आपकी नेटवर्थ की लिमिट है, 3 लिमिट्स चेक करनी होती है हमको, और फिर वो तीनों में से जो एक लिमिट क्रॉस करता है उसको सीएसआर बनाना होता है, वो बताना था। और पिछले साल की लिमिट हमें चेक कर लेनी थी, नेट प्रॉफिट और टर्नओवर की, और फिर डिसाइड करना था कि क्या इनको सीएसआर वाला सेक्शन लगता भी है कि नहीं, मतलब एप्लीकेबिलिटी देख लेंगे। ऑल्सो क्वेश्चन सीएसआर कमेटी के बारे में था, ठीक है। मिस्टर रमेश, वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैड एडवाइस कि ब्रांच को जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना है, और सीएसआर कमेटी भी बनानी है। तो किसको किसको सीएसआर लगता है और किसको किसको कमेटी बनानी है, उसका पूरा प्रोविजन 135 में से लिखना था। 5 करोड़, आपका 500 करोड़ और 1000 करोड़, 3 लिमिट अपन सीएसआर के लिए चेक करते हैं, और वो तीनों चेक करने के बाद अपन ये देखते हैं कि 2% ऑफ एवरेज 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट का हम लोग चैरिटी करते हैं, और वो चैरिटी की लिमिट अगर 50 लाख से कम की आती है तो हमें कोई हालत में सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड कैन वर्क थ्रू दैट। तो आपके क्वेश्चंस इसके अंदर यही थे कि बताइए क्या शिकागो ब्रिक्स करेक्ट है अपने व्यू में कि भाई हमको सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। सो ये क्वेश्चन कैसे करना था, एकदम सिंपल मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें आपको इसमें डालनी जरूरी थी। मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें डालनी बहुत जरूरी थी, नेटवर्थ 500 करोड़ वाला पार्ट, टर्नओवर 1000 करोड़ वाला पार्ट, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ वाला पिछले साल में अगर है तो भाई इवन फॉरेन कंपनी को भी ये प्रोविजन लग रहे हैं, और फॉरेन कंपनी वाला डालना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे फॉरेन कंपनी का रेफरेंस है।
इन तीनों में से देखो ये वाली लिमिट क्रॉस हो रही होगी, इसलिए CSR लगाना है, क्योंकि टर्नओवर तो 1000 करोड़ से ऊपर है, और 1000 करोड़ से ऊपर क्वेश्चन में टर्नओवर है ही नहीं, हमारा बहुत कम है, तो हमारे को टर्नओवर वाली लिमिट तो अट्रैक्ट नहीं हुई, नेटवर्थ वाली लिमिट है नहीं, तो हमको यही लिमिट देखनी है। अब यही लिमिट में कैसे देखी, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है वो मैंने निकाल लिया 85 CR का 20% 17 करोड़, तो 5 करोड़ से ज्यादा है, यानी उस पर CSR एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैंने पिछले 3 सालों का प्रॉफिट भी परसेंटेज लगाकर निकाल लिया, उसका एवरेज कर लिया और उस पर 2% लगा लिया, तो मेरा 30 लाख से आंसर आया, 50 लाख से कम, क्योंकि एवरेज हम लोग 2% नेट प्रॉफिट का करते हैं बिफोर टैक्स वाला, ठीक है। अगर ये अमाउंट 50 लाख से कम है तो हमको CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ था कि कमेटी में कौन कौन होता है, आप चाहें तो बता सकते थे, इसलिए मैंने इसको ऑप्शनल रखा है, क्योंकि कमेटी के रिलेटेड, परसेंटेजेस के रिलेटेड और इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से ये वाले पार्ट के नंबर मिल जाने चाहिए आपको। ये पार्ट नहीं भी होगा तो मेरे हिसाब से चलेगा। ये कैलकुलेशन करके 30 लाख आया, क्योंकि वो 50 लाख से कम है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है CSR कमेटी बनाने की। कंक्लूजन, मिस्टर रमेश जो जिद कर रहे थे कि भैया आप अलग से बनाइए कमेटी, वो बिल्कुल गलत है। शिकागो ब्रिक्स जो कह रही है वो इनकरेक्ट है। ब्रांच जो जिद कर रही है वो करेक्ट है कि भाई हम लोग तो खुद से ही करना चाहते हैं, हम लोग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही करना चाहते हैं, कमेटी नहीं बनाना चाहते, बोर्ड से काम हो जाएगा। नाउ इन एवरी गुड आंसर ऑफ लॉ आई टेल यू देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज वेयर यू राइट द एंटायर प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ये तो करेक्ट ही होना था, इतने पार्ट के तो मार्क्स मिल ही जाते, तो ये तो सबको करना ही चाहिए था। फिर एनालिसिस वाला पार्ट एंड देन कंक्लूजन वाला पार्ट। अब फैक्ट्स ऑफ द केस यानी क्वेश्चन अगर आपको हल्का सा लिखना भी था तो आप लिख देते, भले ही 2 लाइन में, उसके कोई मार्क्स नहीं होते, बट गिवन कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर का लेंथ देखकर समझ आ गया था, तो द बिगेस्ट ट्रिक यू कुड हैव डन इन दिस पेपर वाज अवॉइड द फैक्ट्स ऑल टुगेदर। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही इतना समझ आ रहा था कि पहले मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा, फिर मैंने उसकी एनालिसिस सोची, फिर मैंने ये प्रोविजंस लिखे, फिर मैंने कैलकुलेशन करे, फिर मैंने कंक्लूजन करा, और इसके लिए मेरे पास समय कितना है, 10 मिनट्स। इन 10 मिनट्स आई शुड हैव बीन डन विद दिस एंटायर थिंग। और वो भी 10 मिनट्स कब पहुंचाता है, जब MCQ आधे घंटे में हो जाते हैं, इसके तो MCQ ही एकदम 40-45 मिनट खा गए। So I was not solving this paper in an exam hall and still I was stressed. I was feeling stressed when I was doing it. So I can only imagine what you must be going through when you're doing this question. तो जो आपने किया that is absolutely fine. अभी हम लोगों ने इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ पेपर में, आप आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन इज टू आइडेंटिफाई ये कहाँ से आया है। तो मैंने वही पार्ट करने की कोशिश की है, जैसी मेरी थिंकिंग प्रोसेस है वैसे ही मैंने इसके आंसर की बनाई है। फॉरवर्ड ट्रूपर्स एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और मैं छोटी छोटी डिटेल्स आपको नोट करने बोलती हूँ, क्योंकि क्या पता कब क्वेश्चन में नीचे पूछ ले। ऑल्सो इस पेपर में मेरे को एक ट्रिक समझ में आई, जो करने से एक क्वेश्चन पूरा करने पे मेरा जब बहुत वक्त चले गया, बर्बाद किया मैंने, और MCQ किया तो भी बर्बाद किया। सो आई केम अप विद अ ट्रिक दैट आई एम ऑल्सो शेयरिंग विद माई करेंट बैचेस राइट नाउ। दैट इज कि ऐसे क्वेश्चन को फटाफट एक बार ओवरव्यू करने के बाद पहले नीचे आके पढ़ लेने का कि व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क, एंड देन वी हैव टू रीड अगेन। क्योंकि पता है नीचे आने तक जब तक मैं ये पढ़ रही हूँ ना कि क्वेश्चन मुझसे पूछना क्या चाह रहा है, तब तक मैं ऊपर का कंटेंट भूल जा रही कि क्या था, तो मेरा टाइम 2 बार वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे बहुत आराम आराम से पढ़ने में, जो तो मेरे काम ही नहीं आया, और दूसरा फिर अलग। So that is why I have to keep that in mind. Forward Troopers Limited is a public limited company engaged in the manufacturing of wearable protective gear and accessories including helmet shields. It is a subsidiary of Security Troopers. तो जैसे ही मुझे समझ में आया, मैंने पहले तो कुछ कुछ चीजें बगल में ये कर ली कि Forward Troopers is a subsidiary of Security Troopers. ठीक है, so ये होल्डिंग कंपनी हो गई, ये सब्सिडियरी कंपनी हो गई। नाउ इनकी ये कुछ सिचुएशन बता दी इन्होंने। पेड अप इक्विटी इतना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस इतना है, लोन जो है वो इतना लिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स इतने लिए हुए हैं। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर्स बाय एम्प्लॉइज। जब एम्प्लॉइज शेयर्स परचेज करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस कंपनी दे सकती है कि नहीं। सो इट इज 67 फ्रॉम शेयर कैपिटल चैप्टर। शेयर कैपिटल चैप्टर सेक्शन 67 पूरा का पूरा अगर हम देखें तो ये प्रोविजंस कहते हैं कि कभी भी कंपनी अपनी खुद के, अपनी होल्डिंग के शेयर्स परचेज नहीं करेगी, इक्विटी परचेज नहीं करेगी, ना ही खुद से करेगी, ना ही किसी को असिस्टेंस देगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लोन, सिक्योरिटी या गारंटी के फॉर्म में, तो दे ही नहीं सकती। तो पहला तो यही प्रोविजन हो गया। बट इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। वो तीनों एक्सेप्शंस में से बैंकिंग वाला एक्सेप्शन इस क्वेश्चन में काम का नहीं था, तो वी कुड हैव एब्सोल्युटली अवॉइडेड जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 एक्सेप्शंस पूरे डिटेल में बताने थे। अगर कोई स्कीम SR से पास हुई है
जहां पे कंपनी के या होल्डिंग के फुल्ली पेड शेयर्स ट्रस्टी को दिए हैं एम्प्लॉइज के फायदे के लिए। कौन से शेयर्स? जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, केवल उनकी परचेज के लिए। दूसरा, अगर वैल्यूएशन नहीं है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाना है। इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से क्वेश्चन बना है कि मैक्सिमम ऐसे भी ये ट्रस्टी को हम कितने शेयर्स दिला सकते हैं? जितना पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स का 5% से कम हो। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना था? पेड अप कैपिटल लेना था, फ्री रिजर्व्स लेने थे और उसका 5% करना था। तो इन दोनों को मैंने लिया, इन दोनों को ऐड किया, उसका 5% किया, तो मेरी लिमिट तो 107.85 करोड़ ही आई। इतना ही मैं मैक्सिमम कर सकती थी। पर जब आप क्वेश्चन आगे जाके पढ़ोगे तो क्लियर बोला हुआ है कि एक ट्रस्ट बनाकर जो इन्होंने परचेज कराया वो 110 करोड़ का था। अब यार अलाउड तो है, लेकिन कितना अलाउड है? अभी हमने कैलकुलेट करके कितना निकाला? 107.85 करोड़ ही अलाउड है। तो अगर आप कहते हो 110 करोड़ खरीद लो तो क्या वो चलेगा क्या? नहीं, 110 करोड़ नहीं चलेगा। सो ये 110 करोड़ वैलिड नहीं होगा। अब जो इसका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, मतलब मेरे को एक तो नंबरिंग भी बहुत प्रॉपर चाहिए भाई, क्योंकि इतने सारे सब पार्ट्स है क्वेश्चन के। व्हाट वी आर करेंटली सॉल्विंग इज क्वेश्चन 1 के बी का 1 रोमन वाला और 2 रोमन वाला। तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं क्वेश्चन 1 बीच में ऐसे डालूं, उसका मैं यहाँ पे बी क्लियरली डालूं और बी में प्रोविजन लिखने के बाद भी 1 और 2 क्लियरली करूं कि क्या होगा क्या नहीं। तो 110 वाला सजेशन तो वैलिड नहीं था, क्योंकि 107 ही कर सकते थे। और दूसरा ये था कि भाई यहाँ पे हम एम्प्लॉइज को लोन दे रहे हैं मैक्सिमम 5 महीने की सैलरी का फुल्ली पेड शेयर्स खरीदने के लिए, वो भी सिक्योरिटी ट्रूपर्स के। अब आराम से समझो, थर्ड कंडीशन क्या है? कंपनी एम्प्लॉय को लोन दे सकती है, 6 मंथ्स की सैलरी से कम होना चाहिए, डायरेक्टर केएमपी को नहीं दे सकते, शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। कंपनी के भी चलेगा और इसमें भी होल्डिंग के भी चलता है। सो कंपनी और होल्डिंग दोनों का चलता है, इवन इन दिस एक्सेप्शन। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रूपर्स के शेयर्स खरीदने बोले यहाँ पे, नहीं सिक्योरिटी ट्रूपर्स के शेयर्स खरीदने बोले यहाँ पे। तो होल्डिंग के भी खरीदने बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्शन के अंदर इजीली आ जाएगा। सो ये वाला चलेगा। जो सेकंड वाला है ना, क्योंकि देखो 5 महीना का सैलरी इज लेस देन 6 महीना का सैलरी, फुली पेड शेयर्स भी है, होल्डिंग के शेयर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ये सजेशन आया ना, इन्हीं की कंपनी का एक मिस्टर स्ट्रॉन्ग करके डायरेक्टर है, गधा, इसने अप्रूव करने से, इसने फर्स्ट स्कीम अप्रूव कर दी जो गलत थी, और सेकंड स्कीम जो है उसके लिए मना कर दिया। बोले कि फॉरवर्ड ट्रूपर्स चलेगा लेकिन होल्डिंग कंपनी नहीं चलेगा। जबकि मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता दिया कि कंपनी के शेयर्स खरीदने पे भी ये सेक्शन रोक टोक लगाता था, होल्डिंग पे भी लगाता था। तो एक्सेप्शंस भी कंपनी के लिए भी है और होल्डिंग के लिए भी एक्सेप्शंस है, तो चलेगा बेटा, इवन होल्डिंग का एक्सेप्शन चलेगा। तो मिस्टर स्ट्रॉन्ग अपोजिंग द प्लान इज नॉट वैलिड। फर्स्ट वाला प्लान उल्टा उसको रोकना चाहिए था, सेकंड प्लान उसको रोकना नहीं चाहिए था। ये आपका फर्स्ट आंसर बनता है, बी वाला पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, Heavy Loaders is a public company incorporated in India and engaged in manufacture of loader vehicles construction purpose के लिए, is planning to expand business outside India, hence Fred। अब मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि थर्ड पार्ट जो है वो अदर लॉस से होगा, हमको पता है, और फर्स्ट क्वेश्चन है तो फेमा से होगा, हमको ये भी पता है। सो आइडेंटिफिकेशन में समय नहीं गया, फेमा का था, अब कहाँ से है वो देखना था। सो हुआ क्या कि वो लोग व्हीकल्स जो हैं वो लेकर जा रहे हैं, लोडर व्हीकल्स एक्सपैंड कर रहे हैं इंडिया के बाहर, ठीक है ना। Mr. Fred has informed the directors of heavy loaders that another Indian company engaged in commercial construction business has a requirement of 25 loader vehicles for its wholly owned American subsidiary. So heavy loaders supplied that required loader vehicles with an invoice value of 3,50,000 in exchange of allotment of equity capital of the same worth in American company. Mr. Fred has asked for export agent commission of 15% of invoice, to which heavy loaders ने मना कर दिया, ये बोल करके मैक्सिमम कमीशन जो हम दे सकते हैं, मैक्सिमम कमीशन कितने का दे सकते हैं? मैक्सिमम कमीशन जो हम दे सकते हैं वो 10% का ही दे सकते हैं इनवॉइस वैल्यू के। अब ये 10% का ही मैक्सिमम कमीशन हम दे सकते हैं, ऐसी बात तो हम टी टबैको के लिए पढ़ते हैं। मतलब अगर मैं फेमा के टॉपिक पर आऊँ तो इन्होंने मुझसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले तो इन्होंने ये पूछा है कि क्या आप जो मशीन बाहर लेकर जा रहे हो उसे एक्सपोर्ट बोलेंगे कि नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़कर, और मेरे को अदर लॉस के लिए हमेशा ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट अपने क्वेश्चन बैंक को ज्यादा वेटेज देकर वहां से पूछती है, बट इस पेपर में वो भी सरप्राइज था। आउट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब जो अभी हम क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट कर रहे हैं, आई वुड रादर से फर्स्ट क्वेश्चन वाज इजी, सेकेंड वाज मीडियम क्योंकि बहुत साइड की चीजें उसमें टेस्ट करी, एंड ये डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन मैं मानूंगी इसको।
क्यों डिफिकल्ट कैटेगरी का माना मैंने इसको, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पढ़ के एक बार में कंफ्यूजन हो गई कि क्या पूछना चाह रहे हैं, और फिर इन्होंने एक बड़ी साइड की चीज पूछ ली कि भाई एक्सपोर्ट की डेफिनेशन बताओ, कि मॉनेटरी फैक्टर तो है नहीं इस ट्रांजैक्शन के अंदर में, एक्सचेंज चल रहा है, तो क्या हम लोग इसको एक्सपोर्ट मान सकते हैं कि नहीं। तो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन आएगी टेकिंग एनी गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, या कोई सर्विसेज बाहर लेकर जाना। तो क्योंकि लोडर व्हीकल्स को हम लोग इंडिया के बाहर लेके जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी मॉनेटरी वैल्यू या प्राइसिंग की बात तो दे ही नहीं रखी। जब दे ही नहीं रखी तो हमें मांगना क्यों है, ठीक है ना। सो ये वाला पार्ट तो ऐसे हो जाएगा। बट जो सेकंड पार्ट इन्होंने बोला है कि जो यार रेट ऑफ कमीशन 10% है, क्या हम 10% ही दे पाएंगे। यार जो 10% वाली रोक टोक है ना, वो टी टबैको के लिए होती है, यानी 10% इज अलाउड ओनली फॉर टी एंड टबैको, बाकी के लिए तो ये कमीशन अलाउड ही नहीं। और कौन सा पॉइंट यूज करोगे आप, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, एंड आई हैड टू ऑल्सो गो थ्रू दी चैप्टर एंड देन फाइंड आउट दिस आंसर। जैसे मैं आपको बता रही थी ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस में इवन फैकल्टीज आर फेसिंग प्रॉब्लम। सो ये मुझे एक ऐसा क्वेश्चन लगा जिसके लिए मुझे भी पूरा मटेरियल गो थ्रू करके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में ये पार्ट लेना पड़ा कि आप सोचिए कि ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं कि सामान बाहर लेकर जाना है, लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने बीच में आराम से अगर पढ़ेंगे ना, फटफट में नहीं, आराम से पढ़ेंगे ना, तो ये पता चलेगा अनदर कंपनी, अनदर इंडियन कंपनी की रिक्वायरमेंट है फॉर इट्स होली ओन्ड अमेरिकन सब्सिडियरी कंपनी। तो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स, पहली बात तो कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स, और वो भी मुझे हिंट कब, तुरंत डायरेक्टली वहां गया जब इन्होंने क्वेश्चन में ये 10% इनवॉइस वाली बात बोली। सो आई इमीडिएटली रियलाइज्ड एंड वेंट टू दैट टॉपिक and then made towards equity investment in joint venture or 100% subsidiary of Indian company abroad. ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा। तो ये ऑल टुगेदर पूरी तरीके से बैन हो जाएगा और कोई कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शेड्यूल 1 से प्रोहिबिटेड है। इस तरीके से आपका आंसर बनना चाहिए, जो मुझे डिफिकल्ट लेवल का लगा क्वेश्चन 1 में। नाउ ठीक है, अब देखो इतना डिस्कशन करके अभी तक तो हमने क्वेश्चन 1 खत्म किया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन ही इतने बड़े हैं। ऑटम एंड स्प्रिंग एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिशनल डिजाइनर गारमेंट्स फॉर मेन एंड विमेन फॉर वेरियस फेस्टिविटीज एंड ओकेजन्स। कंपनी 2023 में बनी, उसका पेड अप कैपिटल दे रखा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है, और शेयर कैपिटल की अमाउंट दे रखी है, जॉइंटली अप्लाइड। अच्छा, इन लोगों ने ईजीएम को बुलाया, ठीक है, कुछ अर्जेंट मैटर स्पेशल बिजनेस के लिए, और इस रिक्विजिशन के लिए उन्होंने बोर्ड को एक साथ 24 को प्रेजेंट किया, डायरेक्टर्स ने सुना नहीं, तो ये रिक्विजिशनिस्ट खुद मीटिंग बुलाने लगे। नाउ दिस चैप्टर इज इजी, दिस टॉपिक इज इजी एंड दिस स्टोरी इज आल्सो इजी, ठीक है, लेंदी बट इजी। रिक्विजिशनिस्ट ने एक नोटिस दिया, साइंड बाय ओनली वन ऑफ देम, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय अदर्स, ईमेल के थ्रू भेज दिया, लेकिन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच नहीं किया। बहुत सारी चीजें हो रही क्वेश्चन के अंदर, अब याद रखना मुश्किल हो जाएगा। और स्पेशल बिजनेस, द स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, ऑल्दो रीजंस भी नहीं बताए उन्होंने नोटिस के अंदर में। सोहन लाल एक शेयर होल्डर है जो मेंबर बना कंपनी का 10/7 को। बेटा कब आया था ये रिक्विजिशन? 1/7 को वो मेंबर बना, 10/7 को। अब वो कह रहा है कि मीटिंग जो है वो लीगली वैलिड नहीं थी। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं बता रही हूँ, दे हैव 2 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड एंड दे हैव गिवन अ फुल पैराग्राफ। तो मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन क्या टॉपिक से रिलेटेड है ना, जब मैं पहली बार क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। सो द आइडिया इज कि पहले आप ये पढ़ लो फटाक से, क्या अबव रिक्विजिशन एडिक्वेट था? अच्छा, ईजीएम बुलाने का रिक्विजिशन है, तो मुझे पहले तो क्लियरली समझ आ गया कि हम लोग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर से सेक्शन 100 की बात कर रहे हैं। पहले सेक्शन 100 पे आई, सेक्शन 100 में ईजीएम बुलाने की बात करी। तो ईजीएम कितने लोग बुलाते हैं? पहले तो यही हो गया, बोर्ड अपनी मर्जी से बुलाता है, वरना कोई रिक्वेस्ट करता है तब। अब रिक्वेस्ट कितने लोगों को करनी है उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट या फंडा है, 10% पेड अप शेयर कैपिटल का, 10% टोटल वोटिंग पावर का। अब उसमें एक बात ध्यान रख लीजिए कि सारे रिक्विजिशनिस्ट साइन करेंगे, और अगर सारे नहीं कर पाते तो जो ऑथराइज्ड है सबके बिहाफ पर वो कर देगा, और एक स्कैन्ड कॉपी साथ में अटैच कर देगा। 21 दिन पहले अपने को ये मीटिंग के अंदर भिजवा देना, मतलब कंपनी को भिजवा देना रहता है कि आप 21 दिन के अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। बोर्ड अगर 21 दिन में मंगवा ले तो बहुत अच्छी बात है, बोर्ड अगर 21 दिन में नहीं करेगा तो 45 डेज में हम लोग कर देंगे, अगर बोर्ड नहीं करता तो। और 21 दिन से चालू करके 45th डे तक बोर्ड को करना है, वरना 45 डेज पे हम लोग के पास आ जाता है मैटर।
एंड 45th डे से 3 महीने के अंदर, मतलब मैं एकदम सिंपल हिसाब इसमें रखती हूँ, 0 डे से मैंने दिए 45 डेज को बोर्ड को और नेक्स्ट 45 डेज हमें मिले, मतलब यहाँ पे 3 मंथ्स होता है, 45 एंड 45 डेज, वेरी क्लियरली दोनों को 1.5 महीना मिलता है मीटिंग बुलाने के लिए। तो बोर्ड ने अगर 1.5 महीने में बुला ली तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट 1.5 महीने में हमको बुलानी है, ठीक है। ये सारी बातें हुई। फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हमको देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गलती से किसी एक इंसान को मीटिंग में नहीं बुलाया तो मीटिंग इनवैलिड भी नहीं हो जाती, वो सोहन लाल वाले केस के लिए। ऑल्सो मीटिंग में बुलाते किसको है, जिसका नाम रिक्विजिशन से 3 दिन के अंदर हो, केवल उसको बुलाते हैं। मतलब पूरा 100 सेक्शन लिया मैंने और उसमें से जो जो भी काम की बातें नहीं थी वो इग्नोर कर दी, और बाकी जो काम की बातें थी वो मुझे क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी। अब ये लोग मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं सबसे पहले पार्ट में कि क्या ये रिक्विजिशन बराबर बुलाया गया था कि नहीं, तो मुझे 10% देखना है। पेड अप शेयर कैपिटल का 10% देख लूंगी मैं सबसे पहले। आ जाओ, पेड अप शेयर कैपिटल का 10%, पेड अप शेयर कैपिटल ये है, उसका 10% इतना होता है, और क्वेश्चन में तो इतने लोगों ने बुला लिए तो आराम से वैलिड है। रिक्विजिशन बाय मेंबर्स इज एडिक्वेट, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है इसमें, मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं। ऑल्सो क्या वो रिक्विजिशनिस्ट जो टाइम पे मीटिंग बुला रहे हैं दैट इज ओके और नॉट, तो बेटा वो भी अपन बता देंगे कि मीटिंग 45 डेज तक वेट करनी होती है। 45 डेज में उन्होंने बुला लिया तो ठीक है। देखो 21 डेज आर ओवर ऑन 22, रिक्विजिशनिस्ट कैन गो अहेड आफ्टर 24, तो 21 डेज पूरे हो गए। उसके बाद में 45th डे तक मीटिंग अगर नहीं बुलाई गई है तो उसके बाद में हम लोग रिक्विजिशनिस्ट कैन टेक ओवर द मैटर इन देयर ओन हैंड्स। सो 21 दिन कब ओवर हो रहे हैं, यहाँ पर 22 तारीख को ओवर हो रहे हैं, और वो लोग 24 तारीख को अब मैटर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। क्या वो ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। 45th डे तक मीटिंग को अमेंड करवाएंगे, लिस्ट को अमेंड करवाएंगे और फिर 3 महीने के अंदर अंदर मीटिंग कन्वीन करवा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर में आया है कि क्या एक ही रिक्विजिशन साइन करेगा तो चलेगा, और क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं होने से चलेगा? हाँ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होना जरूरी नहीं है, तो साइन बाय वन रिक्विजिशन इज वैलिड क्योंकि वो ऑथराइज्ड है सबके वजह से, कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी, ये भी वैलिड बात हो गई। और तीसरी चीज जो उन्होंने पूछी है, भाई सोहन लाल को अगर नोटिस नहीं मिला तो क्या, देखो 1 तारीख को रिक्विजिशन आया है, वहां से 3 दिन तो 4 तारीख को होती है, तो 4 तारीख तक जिसका नाम है उसी को तो रिक्विजिशन जाएगा। सोहन लाल तो बने ही मेंबर 10/7 को है, तो सोहन लाल का कंटेंशियल बिल्कुल करेक्ट नहीं है। नाउ जस्ट इन दिस क्वेश्चन आई थिंक डिस्कशन में हमको 4 से 5 मिनट लग गए, और देखा हुआ क्वेश्चन है आपके भी और मेरे भी, तो जब हम फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन को लेकर बैठते हैं तो कितना समय लग रहा है ये पूरा करने में, एब्सोल्युटली इनसेन है ये बात। मतलब आपने 5 नंबर के क्वेश्चन में कितनी सारी डिटेल पूछ ली है, जिसमें मुझे एनालिसिस भी करना है, दिमाग भी लगाना है, लिखना भी है, सॉल्व भी करना है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा इजी होने का, मैं बोलूँ ही ना इजी है तो भी, क्योंकि एक होता है अभी रिलैक्स माइंड से सॉल्व करना है इसको, समय की कोई पाबंदी नहीं है, तो देन दैट्स ओके, यू कैन आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। पर इसमें दोनों तीनों चारों चीजें लगाने की क्या जरूरत थी? यू हैव आस्क्ड 1 2 3 क्वेश्चंस हियर, 1 क्वेश्चन हियर एंड 1 क्वेश्चन हियर, 5 क्वेश्चंस जिसमें समरी भी लिखनी है, एनालिसिस भी लिखना है, कानून भी लिखना है और कंक्लूजन भी लिखना है। आई थिंक इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू इंस्टीट्यूट कि ऐसे क्वेश्चंस जब दिए जाते हैं 5 नंबर के लिए, तो जो ड्राफ्ट कर रहे हैं उनके खुद को टाइमर लगाकर इनकी सॉल्यूशंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करने पर ही पता चलता है कि कितना वक्त लग रहा है। इट्स इम्पॉसिबल टू डू इट इन दैट टाइम फ्रेम जितना आप दे रहे हैं बच्चों को, तो या तो हम चाहते ही नहीं है कि पेपर पूरा कंप्लीट हो, बहुत गड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, श्रीधा बुकमार्क्स अ पब्लिक कंपनी engaged in the publication of books related to labor and industrial laws, ये 10 करोड़ रेज करना चाहती है पब्लिक से। श्रीधा ने 2 मर्चेंट बैंकर्स को असाइन किया है, ZFG एंड बुल इन्वेस्टमेंट्स, ये इंटरमीडियरीज की तरह काम करेंगे। एक 60% फंड देगा और दूसरा 40% देगा ना बचा हुआ। ऑल्सो अच्छा, रेस डायरेक्टली इशूड टू मिस्टर कुबेर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो ऑफर फॉर सेल देना चाहते हैं। ठीक है, 10 करोड़ है, 60% यानी 6 करोड़ इनको दे दिया, और 4 करोड़ मिस्टर कुबेर जो डायरेक्ट OFS देना चाहते हैं उनको लगा दिया हमने। अब ZFC एसोसिएट एक पार्टनरशिप फर्म है और उनको इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दिए 4 करोड़ के, टू बी सोल्ड बाय देम टू रिटेल इन्वेस्टर्स। ओके, बुल इन्वेस्टमेंट्स को 2 करोड़ दिया। अच्छा, तो 60% है, उसमें से 4 करोड़ इसके पास है, 2 करोड़ इसके पास है, और बचे हुए ऑफर फॉर सेल इधर आ जाएंगे। द ऑफर फॉर सेल
10 करोड़ फ्रॉम पब्लिक रेज करना है फॉर अपकमिंग फंड्स, जिसमें से ZFG और बुल को मिलाकर 60% का इंटरमीडियरी बनाया, तो 10 करोड़ का 60% होता है 6 करोड़। 6 करोड़ में 4 करोड़ इससे और 2 करोड़ इससे, इतना तो हमको क्वेश्चन समझने में टाइम लग गया। फिर मिस्टर कुबेर, रेस्ट ऑफ द फंड्स डायरेक्टली इशूड टू मिस्टर कुबेर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर हु इंटेंड्स कि वो ऑफर फॉर सेल लेकर आए। नाउ द ऑफर डॉक्यूमेंट्स वर इशूड बाय ZFG एसोसिएट्स एंड बुल इन्वेस्टमेंट्स ऑन 10/10 and 25/9 respectively. The offer document in case of bull investment was signed by only one director. अब बच्चों इंटरमीडियरी से जब हम करवाते हैं तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है जो डॉक्यूमेंट ZFG या बुल इन्वेस्टमेंट इशू करेंगे, ऐसा माना जाएगा जैसे कंपनी ने इशू करा है। सेक्शन 25 लग रहा है ये, ठीक है। और मिस्टर कुबेर ऑफर फॉर सेल तो 28 लग जाएगा, यानी दो पार्ट हो गए, एक सेक्शन 25 डीम प्रोस्पेक्टस से जो सॉल्व होगा और एक पार्ट जो आपका 28 ऑफर फॉर सेल से सॉल्व होगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो सब पार्ट्स। नाउ मिस्टर कुबेर जो 40%, अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं। 10 तारीख और 25 तारीख रिस्पेक्टिवली उन्होंने किया। द ऑफर डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ बुल इन्वेस्टमेंट वाज साइंड बाय ओनली वन डायरेक्टर। बोथ इंटरमीडियरी ने पूरा का पूरा कंसिडरेशन ऑफर डेट के समय तक दे दिया था। बेटा ऑफर डेट में डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसके लिए अपन एक क्राइटेरिया चेक करते हैं 6 मंथ्स वाली। और 28 के अंदर में ये वाला जो क्वेश्चन है कुबेर वाला, वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर नाम नहीं लिख के दें हम कि मिस्टर कुबेर का हम ऑफर लेकर आ रहे हैं तो क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब हमको इन सब के डॉक्यूमेंट्स बराबर थे कि नहीं वो चेक करना है। और इसमें कहीं पे किसी ने गड़बड़ ऑब्जेक्शन कुछ उठाया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहीं कोई ऑब्जेक्शन उठाया है, वो भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्शन बोर्ड ने उठाया है और वो करेक्ट है कि नहीं। कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है वो बता के हमको आंसर देना है। इशूड बाय कुबेर, ये रहा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अपोज द ऑफर, ये बोल करके नाम जो है वो कुबेर का नहीं डाला, वो गलत किया। तो हमको ये पूरा ध्यान में रख के सॉल्व करना है। अब देखो जब सबसे पहले इन लोगों ने यहाँ पे डाला ना, रेस्ट टू बी डायरेक्टली इशूड टू मिस्टर कुबेर an investment banker who intends to offer the shares for sale to the public through inviting bids। ठीक है, तो 25 और 28 दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। सबसे पहले तो हमें ZFG और बुल वाला चेक कर लेना चाहिए और फिर हम लोग कुबेर वाला ऑब्जेक्शन चेक करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर में फर्स्ट पार्ट के अंदर में पहले डीम प्रोस्पेक्टस बता दिया कि भाई ये इंटरमीडियरी कोई भी हो, इसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट करा है, पब्लिक इशू ये जो भी लाई है, मान लिया जाएगा ये डीम प्रोस्पेक्टस है। और डीम प्रोस्पेक्टस में कम से कम अगर कंपनी है तो 2 डायरेक्टर साइन करते हैं और फर्म है तो आधे पार्टनर साइन करते हैं। ऑल्सो कब इसे डीम प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाता, जब 6 महीने बाद सिक्योरिटी दुनिया को अलॉट हुई है और सारे पैसे 6 महीने से पहले ही आ गए हैं, तब उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। तो मुझे डेट कैलकुलेशन बहुत जरूरी होगा। अब पहले अगर मैं ZFG उठाती हूँ तो 1/4 से लेकर जब तक ये ऑफर लाया था बेटा 6 महीने तो गुजर चुके हैं, मतलब आफ्टर 6 महीने, और पूरा पैसा उन लोगों ने ऑफर की डेट तक दे दिया था, ऐसा क्वेश्चन में एक लाइन दे रखा है, मतलब कंसिडरेशन पूरा पहले आ गया। तो आंसर ये है कि ZFG को तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना ही नहीं जाएगा और उसको सेक्शन 25 लगेगा ही नहीं। ये तो जेन्युइन केस है, इसको निकाल देना है हमको सेक्शन में से। सेकेंड, बुल इन्वेस्टमेंट 1/4 का 25/9 तक अलॉट किया, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर अलॉट किया, अभी 5 ही महीने हुए और पूरा पैसा पहले भी आ गया है, बट 5 महीने के अंदर अंदर ही बेच दिया तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस तो है ही ना। प्रॉब्लम क्या है, एक ही डायरेक्टर ने साइन किया। अभी जस्ट आपने देखा था यहाँ पे कम से कम 2 डायरेक्टर्स की साइन होनी जरूरी होती है, तो एक ही डायरेक्टर से साइन कराया, वो गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऑफर फॉर सेल वाला क्या था कि जब जब एक एग्जिस्टिंग मेंबर अपने शेयर्स कंपनी को देता है कि भैया ऑफर फॉर सेल से बिकवाओ, तो कंपनी जब भी इसको बिकवाती है तो उस पर्सन का नाम, रीजंस, सब कुछ आना चाहिए। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोर्ड का ऑब्जेक्शन जो है कि उसका नाम नहीं आया ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट में, इसको हम लोग वैलिड मान सकते हैं। बोर्ड ने सही बोला कि नाम तो आना चाहिए क्योंकि उसका नाम और रीजन फॉर ऑफर ऑफ सेल दोनों प्रोस्पेक्टस का पार्ट बनते हैं। ये आपका आंसर हो गया बी का 1 और 2। थर्ड क्वेश्चन, Jumbo Road Lines Limited is a public limited company engaged in the business of interstate goods transportation। कंपनी के पास 10 हेवी ट्रक्स है और 1000 टन गुड्स जो है वो एक कंसाइनमेंट में लेके जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट 1000 टन्स ऑफ गुड्स, पर्टिकुलरली प्लास्टिक पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है,
और फैसिलिटी सूरत गुजरात में और फिर पुणे के अंदर में उन्होंने ऑफलोड करा। ड्राइवर जो है मैक्सिमम कैपेसिटी पे लेके जा रहा था। ऑन इट्स वे टू पुणे ड्राइवर लोडेड 100 टन्स फ्रॉम अ लोकल ट्रेडर मोर। बेटा ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे जा रहा था, 1000 टन लेकर उस पे से उसने 100 टन और डाला, मतलब ओवरलोडिंग कर ली उसने एक्स्ट्रा पेमेंट के चक्कर से। ओवरलोडेड गाड़ी तो देखो संभलती नहीं है, तो डिवाइडर पे टकरा के पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सरकारी प्रॉपर्टी को उसने डैमेज कर दिया। लोकल ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडिंग के लिए उसको मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत पकड़ा और उस पर केस फाइल कर दिया। हाईवे अथॉरिटी ने एक और केस उस पर फाइल किया, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। एक बात ध्यान देना, एक ने ओवरलोडिंग के लिए पकड़ा है, एक ने पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म के लिए पकड़ा है, तो डबल जेपर्डी, दो जगह डबल पनिशमेंट उसको हो रही है। सेम एक्ट के अंदर सेम हरकत के लिए दो एक्ट के अंदर उसको सेम पनिशमेंट मिल रहा है क्या? उसने ऐसा इल्जाम लगाया कोर्ट के ऊपर और बोला कि मुझे एक ही बार पनिश करो। तो कौन सा प्रिंसिपल है ये जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से? नाउ दिस इज वन सच क्वेश्चन व्हिच आई फेल्ट वाज जेन्युइनली लॉजिकल। आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बना के पूछ सकते हो, क्योंकि देखो ये पढ़ने में भी आसान था, कुछ बहुत ऐसा नहीं बोलूंगी कि कॉम्प्लिकेटेड था, डेटा नहीं था अंदर याद करने वाला, लिमिट्स नहीं थी सोचने वाली, समझ के होने वाला था। पर अगर आपका अब तक देखोगे तो 7 पेज निकल चुके हैं और 2 क्वेश्चन खत्म नहीं हुए 15 में से। तो अगर सारी क्वेश्चन केस स्टडी बेस है और इतने बड़े बड़े हैं तो तकलीफ होगी ना, कहीं आपको डायरेक्ट देना पड़ेगा, कहीं आपको छोटा क्वेश्चन देना पड़ेगा, तो कहीं आप बड़ा पूछ पाओगे। इसका सिर्फ वही प्रॉब्लम था, अगेन बड़ा था, बाकी आसान था ये वाला। जीसीए में हम लोग देखते हैं एक ऑफेंस के लिए कभी भी 2 बार पनिश नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। अगर आपके ऊपर 2 ऑल्टरनेटिव चार्जेस लगे हैं और 2 अलग ऑफेंस है जो कि डिस्टिंक्ट है, आइडेंटिकल नहीं है, तो ये सेक्शन आपको नहीं लगेगा। मतलब अगर उसके ऊपर पब्लिक प्रॉपर्टी के को नुकसान पहुंचाने के लिए ही 2 जनों ने केस किया होता, 2 अलग एक्ट में किया होता, तो वो बोल के छूट सकता था। पर उसका पहला ऑफेंस था ओवरलोडिंग और उसका दूसरा ऑफेंस था पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, इसीलिए बेटा उसकी प्ली कोर्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने जानबूझ के सब जगह ये कंक्लूजन की लाइन अलग से लिखी है, क्योंकि सिर्फ ये करने का भी 1 मार्क आपको मिल जाता है, और अगर ये आपका गलत है तो आपका डेफिनेटली 1 मार्क इसी में चला जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, Fabulous Fabricators Mechanics is a listed public limited company incorporated in the year 2023 with the object to manufacture and engage in the construction of iron ore based infrastructure for various industry on contractual basis. कंपनी के पास पेड अप कैपिटल इतना है 200 करोड़ का और 865 मेंबर्स है जो राइट टू वोट उसमें रखते हैं। एजीएम ऑफ द कंपनी वाज हेल्ड ड्यू टू बी हेल्ड ऑन 12/12 एट द रजिस्टर्ड ऑफिस इन रायपुर छत्तीसगढ़। Board of Directors decided to provide the facility of e-voting in addition to other modes, despite disagreement shown by Ms. Riddhi, one of the directors, who was of the view that the above company it was not mandatory to provide e-voting. बेटा बहुत easy हो गया ये, e-voting में listed हो या 1000 मेंबर्स है तो देना ही पड़ता है। तो देखो नंबर ऑफ मेंबर्स तो 865 है, लेकिन ये लिस्टेड वर्ड से हम तुरंत फिसल गए यहाँ, हमको e-voting देना पड़ेगा। On the day of the meeting, Mr. Mohan, one of the members who had opted for e-voting, could not exercise his option, hence was physically present. तो नहीं करके आया था वोट घर पे, अब मीटिंग में आया, तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग उसको वोट ही नहीं करने दे रहा फिजिकली, बोल रहा है कि तूने ई-वोटिंग करा था, यू कैन नॉट चेंज योर ऑप्शन, और अब देखो वहां पे बैठ के भी ई-वोटिंग से ही करना पड़ेगा भले ही तू फिजिकली आ गया है तो। अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज इन्होंने यहाँ पे पूछ ली है, एक लाइन से सॉल्व होगी है। फर्दर मिस्टर केशव को रखना था स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। बच्चों ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को रखना 151 सेक्शन के अंदर एक पोस्टल बैलेट का मैटर होता है। सो टीम ने ये कहा, लीगल टीम ने ये कहा कि वोटिंग केवल पोस्टल बैलेट से ही हो पाएगी और नहीं हो पाएगी किसी और चीज के थ्रू। जबकि बच्चों याद करो हमने पोस्टल बैलेट के खुद के सेक्शन के अंदर 110 के अंदर ये बात पड़ी हुई है कि अगर पोस्टल बैलेट का कोई मुद्दा है और मैं घर बैठे ई वोटिंग दे रही हूँ तो उसके बाद मैं मीटिंग भी कर लूँ तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ई वोटिंग वाली चीज आप पोस्टल बैलेट से कर रहे हो प्रॉब्लम हो सकती है, पर पोस्टल बैलेट वाली चीज ई वोटिंग से कर रहे हो इससे किसी को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं हो सकती। सो बताइए पहली बात, क्या रिद्धि का कंटेंशन सही है कि ई वोटिंग नहीं होना चाहिए? तो चलो आराम आराम से एक एक चीज में इसके अंदर आपका लेती हूँ। सबसे पहला टॉपिक, वोटिंग जो ई मीन से करनी है लिस्टेड को भी
और 1000 से ज़्यादा या 1000 मेंबर्स हो तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है इसलिए ई वोटिंग मैंडेटरी है, इसलिए रिद्धि करेक्ट नहीं है। इतना लिखने का ही पहले नंबर है। तो भाई कितना भी कॉम्प्लिकेटेड पेपर हो, कितना भी बड़ा पेपर हो, कुछ कुछ चीजें तो हम अच्छी कर ही सकते थे इस प्रकार से। सेकंड पार्ट क्या था, क्या चेयरमैन मिस्टर मोहन को फिजिकली वोट करने से रोक सकता है? क्वेश्चन भले ही कितना बड़ा हो, एकदम सिंपल सी बात मैं बताऊंगी। अगर कोई ई मीन्स पोस्टल बैलेट या पोलिंग पेपर से वोट करना चाहता है, जो भी मीटिंग में अवेलेबल है, जिन्होंने ऑलरेडी ई वोट नहीं किया है वो वोट कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं और किसी भी मैनर में वोट कर सकते हैं। सो मिस्टर मोहन हैज नॉट येट वोटेड, चेयरमैन उसको स्टॉप नहीं कर पाएगा। देखो फिजिकली, ई मीन्स, बैलेट, पोलिंग पेपर, सब लोगों को वोट करने का हमने वापस अधिकार दिया है। और जरूरी नहीं कि उसने ई वोट बोला था तो वो ई वोट से ही वोट करेगा, वो फिजिकली भी वापस वोट कर सकता है। थर्ड जो आपका कंक्लूजन बनेगा, बताइए कि लीगल टीम का जो सजेशन है कि हम लोग मिस्टर केशव को पोस्टल बैलेट के थ्रू ही रख पाएंगे, क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि सिंपल है बेटा। सेक्शन 110 में देखो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वाला जो प्रोविजन है वो कहता है आप पोस्टल बैलेट में पोस्ट के थ्रू करा लो या ई मोड से करा लो। सेक्शन 108 से किया तो भी चलेगा, मतलब ई मोड से किया पोस्टल बैलेट तो भी चलेगा। ये जो सजेशन है लीगल टीम का वो वैलिड नहीं है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय ई वोट ऑल्सो, क्योंकि जो भी पोस्टल बैलेट में वोट करना चाहते हैं वो ई वोट में घर बैठ के भी तो कर ही सकते हैं ना, उनको दिक्कत क्या होगी? वो क्यों लड़ेंगे इस बात से? ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Epiroc Limited is a public company that has been performing well financially and has accumulated a substantial amount of cash reserves. अच्छा काम करके पैसा इकट्ठा कर लिया। कंपनी के मैनेजमेंट ने सोचा हम बायबैक करते हैं, अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होगा, आरओई इंप्रूव होगा, ठीक है। 68 पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ का है, फ्री रिजर्व 100 करोड़ का है, सिक्योर्ड 30 करोड़, अनसिक्योर्ड 20 करोड़, करंट मार्केट प्राइस 500 पर शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ है। कंपनी का मैनेजमेंट अब इसमें से 10% शेयर्स बायबैक करना चाहता है, तो 1 करोड़ शेयर्स का 10% कितना होता है? 10 लाख शेयर बायबैक करने, ठीक है। 1 करोड़ अगर आपके शेयर्स हैं तो 10 लाख शेयर्स आपको बायबैक करने, और 10 लाख शेयर आपको 500 पर शेयर की प्राइस पे बायबैक करने। कंपनी का आर्टिकल उसको ऑथराइज करता है। चलो आर्टिकल्स की ऑथराइजेशन इज वन थिंग जो हमें बायबैक में देखनी होती है। अब तो मैंने बायबैक के प्रोविजन बेसिक खोल लिए कि कितना अलाउड होता है, कैसे अलाउड होता है। तो एक हमें देखना होता है आर्टिकल्स में परमिशन, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है दे रखा है। 3 हमारे सोर्सेज होते हैं, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्रेश इशू लाकर हम लोग बायबैक कर सकते हैं। लिमिट्स कितनी है? अगर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन से ही पास करवा देना है, मतलब आपको शेयर होल्डर्स को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना है, तो पेड अप इक्विटी कैपिटल, फ्री रिजर्व जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूडेड होता है, उसका 10% ही मैक्सिमम आप कर पाओगे। तो पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व्स कितना है? ये रहा 150। 150 का 10% यानी सिर्फ 15 करोड़ जितना रुपया जब आप यूज करोगे ना, तब तक ही आप बोर्ड रेजोल्यूशन से कर पाओगे। अगर आपको 15 करोड़ से 1 रुपया भी ज्यादा यूज करना है तो आप कोई भी हालत में एसआर ही पास कराओगे। और यहाँ पे तो आपको कितना रुपया यूज करना है? 10 लाख शेयर इंटू 500 रुपए, क्योंकि 500 रुपए का एक शेयर है। देख 10% ऑफ शेयर 10 लाख होते हैं। फंड्स कितना रिक्वायर्ड है? 500 का एक शेयर है, 10 लाख शेयर है, तो 50 करोड़ चाहिए। बुद्धि चल रही है? 15 करोड़ तक ही बोर्ड रेजोल्यूशन से हो सकता है। बाकी पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स का 25% के लिए एसआर पास करना पड़ता है, और 1 साल में तो पेड अप इक्विटी कैपिटल का 25% ही कर सकते हैं, और डेट इक्विटी 2:1 भी देखना है। तो ये सारी कंडीशंस मुझे लगानी है। ओके, अब ये मुझसे पूछना चाहती है क्या कंपनी ये 10% शेयर्स बायबैक कर पाएगी अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस? मतलब उसने फिर सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया बेटा, सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन छोड़िए। मुझे तो लगता है अगर आप एसआर भी पास कर देंगे ना तो भी आप इतना नहीं कर पाएंगे। लेट अस कैलकुलेट द लिमिट्स। अगर आपको 10% करना है यानी 15 करोड़, यहां तक आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहां तक बोर्ड रेजोल्यूशन से, ठीक है। कंपनी कैन नॉट बाय बैक 10% शेयर्स, क्योंकि कितना हो रहा है वो मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट आपका 25% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 37.5 करोड़ होता है। मतलब 50 करोड़ तो आप कर ही नहीं सकते बाय बैक ही, एसआर पास करके भी नहीं कर सकते। और 1 साल में तो पेड अप इक्विटी का 25% विच इज 12.5 करोड़ ही आ रहा है। मतलब ये बायबैक तो करना असंभव है, इवन एसआर पास करके ये बायबैक करना भी संभव नहीं है। यही मैक्सिमम लिमिट आपकी बन जाएगी क्वेश्चन में। और इनफैक्ट आपसे अगला सवाल भी यही पूछा है, मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट सेक्शन 68 के हिसाब से क्या है, ठीक है।
मैंने 2:1 वाला क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई करके देख लिया है, उसका आंसर भी यही आ रहा है। तो ये आपका मोटा मोटी एक सम टाइप का बन गया जो आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगता, पर क्योंकि थियोरी इतनी नहीं लिखनी थी इसलिए आई थिंक मैनेजेबल था इन द गिवन टाइम फ्रेम। इसके लिए आपको यूज करने थे 10 मिनट, तो अगर आप क्वेश्चन फटाफट पढ़ते, आपको सिर्फ ये वाला प्रोविजन लिखना होता और उसके बाद आपको पूरा कैलकुलेशन करके ही दिखाना था, तो आई थिंक ये फिर भी मैनेजेबल है 10 मिनट्स में करने के लिए। और कुछ जगह पे तो अपन को फटाफट करना ही पड़ेगा, तभी अपन बाकी का पेपर कर पाएंगे। एग्जाम के बीच की मैं आपकी सोच बता रही हूँ। सो ये आपका बायबैक वाला क्वेश्चन हो गया। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने डायरेक्ट पेपर में डाला, 3 का सी। कैन यू इमेजिन, मतलब 3 क्वेश्चन, आधे से ज्यादा पेपर डन हो चुका था एंड दे वर नॉट रेडी टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, नॉट इवन रेडी टू आस्क केस स्टडीज दैट रिजल्टेड इनटू डायरेक्ट आंसर्स। सो बहुत खुशी हुई मुझे ये क्वेश्चन देखकर। नॉन ऑब्स्टेंटेड एंड विदाउट प्रेजुडिस, इसमें भी कुछ बहुत आसान जो एकदम मुंह पे रहता है वो नहीं पूछा, कोने कोने की चीज ही पूछी। नॉन ऑब्स्टेंटेड बट एटलीस्ट डायरेक्ट है, नॉट जो आपका ओवरराइडिंग वाले प्रोविजंस होते हैं कि पहले मेरी सुनो, एक दूसरे सेक्शन से पहले मेरी सुनो, इस कानून पूरे कानून को एक तरफ पहले मेरी सुनो, दूसरा कानून कोने में रखो मेरी सुनो, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स सबको एक तरफ रखो और मेरी सुनो, तो ओवरराइडिंग वाला होता है। और विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ, ये वाला भी पूछा उन्होंने कि मतलब पर्टिकुलर इन जनरल के साथ ही हमें पढ़ना होता है, तो ये वाला जो पार्ट था वो इसका आंसर बन गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 4th। Sharp Surgical Limited is a public limited listed company engaged in the manufacture of surgical instruments, nationwide chain of dealers and retailers to facilitate the trade. It was incorporated in the year 2020. It has a paid up capital of 350.10 CR. फ्री रिजर्व्स दे रखे हैं, सिक्योर्ड बिजनेस टर्म लोन 56 दे रखा है। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हैं भाई? लैम्प बेल एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट। ड्यूरिंग द ऑडिट मिस्टर लैम्प बेल द सीनियर पार्टनर ऑफ द ऑडिटिंग फर्म, उन्होंने कुछ ये ऑब्जर्वेशन शेयर किए। पहला, आउट ऑफ द टर्म लोन 3.15 करोड़ was suspected to be used for other purpose. ठीक है, Mr. Reith, one of the officers of the company, was suspected to have siphoned an amount of 0.15 करोड़। पर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑडिटर ने ये प्रकार से अगर ये ऑब्जर्वेशंस करी है तो करना क्या है। यहाँ पे समझ आएगा पहली बार कि सीए ने फ्रॉड पकड़ा है, और फ्रॉड पकड़ा है तो ये पकड़ा किसके लिए है? ये यहाँ पे कंपनी में जो इंडिविजुअल्स हैं उन लोग ने चीटिंग वीटिंग करी है, उसका फ्रॉड उन्होंने पकड़ा है। सो मिस्टर शार्प ने, ऑडिटर्स जो कंपनी के, मिस्टर शार्प कौन हुए? मिस्टर शार्प ये तो सीए है, ये प्रमोटर डायरेक्टर है क्योंकि उसी के नाम की कंपनी है, तो वो आके रिक्वेस्ट कर रहा है सीए से कि प्लीज आप जो है ये मैटर किसी को मत बताइए, आप खाली अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर डाल के छोड़ दीजिए। बच्चों 143 सबसेक्शन 12 से क्वेश्चन बन गया ये फ्रॉड वाला, ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर। नाउ दिस इज वन सच क्वेश्चन, लाइफ सेवर, लिखने में भी कम होगा, बचा भी पाएगा आपको, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा घूम फिरा के नहीं पूछा है, सिंपल पूछा है। बताइए क्या 3.15 करोड़ का क्या करोगे, कैसे रिपोर्ट करोगे, क्या प्रोसीजर है, और 0.15 जो 1 करोड़ से कम का है उसका क्या करोगे। सो मेरे हिसाब से तो ये जो डायरेक्ट आपकी प्रोसीजर होती है, एक को पार्ट 1 बना के लिखना है, एक को पार्ट 2 बना के लिखना है, कि जब 3.15 वाला करोड़ का फ्रॉड है तो उसको क्या करना है, पहले बोर्ड को बताना है 45 डेज में, रिप्लाई आए तो वो सब करके 15 दिन में सीजी को बताना, नहीं आए तो रिपोर्ट ऐसे ही सीधा सीजी को बता देना है। सो एलबी शुड रिपोर्ट 3.15 करोड़ फ्रॉड टू सीजी। और दूसरे वाले पार्ट में 1 करोड़ से कम का 0.15 सीआर का फ्रॉड है, तो एक बार बोर्ड ऑडिट कमेटी को बता के छोड़ देंगे ये सब करके, तो भी काम चल जाएगा। सो दैट इज इट, फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर में इतना करने से आपका ये आंसर बन जाएगा। तो दिस वाज इजी आंसर एंड दिस वाज डूएबल विद इन 10 मिनट्स। नेक्स्ट, Harish, Priyam and Priyesh are 3 advertising professionals specialized in the field of creating short-term films for various fast-moving consumer goods. They have engaged in their business separately as sole proprietors but now decided to join hands LLP banakar. The e-form run LLP is filed thereby to reserve the name as LLP as HPP Associates LLP, जो अप्रूव कर दिया गया रजिस्ट्रार का e-form द्वारा। e-form has also been filed. Meanwhile, even after incorporation, एलएलपी ने एलएलपी अग्रीमेंट अब तक नहीं बनाया है, और प्रियम ने एग्री किया है कि मैं 1.15 करोड़ कंट्रीब्यूट करूंगा। प्रियेश ने तो कहा है मैं जो सर्विसेज दूंगा ना
उसमें मुझे पैसा नहीं देकर उसी पैसे को मेरे कैपिटल में जोड़ते चले जाना। जो बाकी दोनों पार्टनर्स कहते हैं नहीं नहीं लुक के पहले से पैसा लेकर आ, हम तेरे आगे वाले पैसे को नहीं डालेंगे इसके अंदर। सो हम लोगों को ये देखना है कि भाई फिर बाद में वो लोग मान गए और फिर उन्होंने एलएलपी बना दिया। तो एलएलपी के रिलेटेड ऑल्सो LLP has further planned to inject Srijan Cooperative Society as partner। मतलब जैसे ये लोग ऑल्सो करके अलग अलग पैरा बनाते रहते हैं ना, मतलब समझ लेना हर क्वेश्चन किसी एक पैरा के रिलेटेड आने वाला है। वैसा ही इन्होंने यहाँ पे 3 चीजें करी। नंबर 1, whether the registrar would accept LLP agreement after 20 days। आफ्टर 20 डेज क्या बका, 30 दिन के बाद भी एक्सेप्ट करता है। 30 दिन तक ये रहा, अपन 30 दिन के अंदर अंदर LLP एग्रीमेंट जो डाल देते हैं वहां तक एक्सेप्ट होता है। तो रजिस्ट्रार विल एक्सेप्ट आफ्टर 20 डेज, नो इश्यूज। सेकेंड, क्या प्रियेश जो कह रहा था कि भाई मेरी फ्यूचर सर्विसेज को आप मेरा कंट्रीब्यूशन मान लेना, वो चलेगा? चलेगा, क्योंकि अगर आप कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखोगे यहाँ पे तो टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल और कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट जो उसको होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वाला भी अगर वो भी लाके कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो भी चलेगा। नाउ आई एम स्केर्ड कि आप एग्जैक्ट ये सब नहीं लिख पाओगे, तो उसके कारण आपको सिर्फ कंक्लूजन का मार्क्स मिलेगा कि प्रियेश करेक्ट है और उसके बाकी दोनों लोग करेक्ट नहीं है, इसका मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे शायद आप थोड़ा बहुत कुछ लिख पाओ तो लिख पाओ, क्योंकि कोने कोने का कंट्रीब्यूशन वाले सेक्शन के कीवर्ड्स तो कैसे ही आते होंगे आपको, सो वो सारी चीजों में थोड़े नंबर कटेंगे, बट दैट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या सृजन कोऑपरेटिव पार्टनर बन सकता है एलएलपी में? अरे एलएलपी में कौन पार्टनर बन सकता है? उसका एक नहीं 2 बार सेम टाइप का क्वेश्चन इन्होंने एक ही पेपर में पूछ लिया। एलएलपी का दूसरा क्वेश्चन भी पार्टनर कौन बन सकता है उस पर ही बेस्ड था। सो देखो, पार्टनर या तो इंडिविजुअल बनता है या बॉडी कॉर्पोरेट बनता है। बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन है उसमें कंपनी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया को अलाउ किया है। ना ही तो सोल कोऑपरेटिव, ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपका क्या बोलते हैं ओपीसी, कोई नहीं अलाउड है। और तो और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो सीजी मना करती है वो भी अलाउड नहीं है। अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, ये सब भी कुछ अलाउड नहीं है। तो ओपीसी, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव कोई अलाउड नहीं है। तो क्योंकि कोऑपरेटिव अलाउड नहीं है इसलिए इसका आंसर ये बनेगा कि सृजन कोऑपरेटिव नहीं बन सकती है पार्टनर। खत्म। एक और एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट आया, थैंक गॉड कि हम ये वाला भी लिख सकते हैं। तो कंटेम्पोरेनियो एक्सपोजिटियो, वही वाला पार्ट की नेचर इज द बेस्ट, कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। हमें कोई लॉ जो पुराना आया है वो उस समय से जैसा चला आ रहा है वैसे ही चलाना है, ठीक है। सो एंशिएंट स्टैट्यूट्स को ही लगेगा, ये मॉडर्न स्टैट्यूट्स को नहीं लगेगा। इस तरीके से जितना पार्ट आप लिख पाओ 2-3 लाइन का, उतना पार्ट आपको लिख के इसमें से कम 2-2.5 नंबर बटोर लेने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका 5th। आर्च सपोर्ट लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2018 having registered office in Nashik, Maharashtra and engaged in the manufacture of sports shoes and related accessories. So it has the following breakup of equity and preference share capital। 1,20,000 equity और 1.5 लाख का preference share capital है। Miss Martha, one of the elite members of Jaipur, holds in her name equity worth 6.5 लाख। सिर्फ equity नहीं, beneficial interest worth 3 लाख also। तो इस वजह से उसको ये डर लग रहा है कि कहीं मैं SBO ना बन जाऊं। ओ माय गॉड, मतलब पूछ पूछ के कोने के प्रोविजन SBO जो नया एडिशन हुआ है, और SBO बहुत बड़ा सेगमेंट है तो फिर उसमें कहाँ से हमें एग्जैक्टली सब कुछ ध्यान रहेगा। बट ये बात तो जरूर पता है कि 10% से ऊपर वाले SBO होते हैं। तो वो CMS मरीना के पास गई और CMS मरीना उसने कहा कि भाई तेरे पास सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो तुझे तो डिक्लेरेशन फाइल करना ही पड़ेगा। पर 10% रूल तो लगाना पड़ेगा ना। 10% रूल लगाओ आप इक्विटी में, तो उसके पास कितना होना चाहिए और उसके पास कितना है उस हिसाब से क्या CA मरीना की एडवाइस ठीक है, और SBO रूल्स क्या सब केसेस में लगता है, किस केस में नहीं लगता है वो बताइए। सो 2 क्वेश्चन उसके रिलेटेड आ गए। ये SBO के रूल्स है। कोई भी पर्सन 10% शेयर्स, 10% वोटिंग राइट या 10% डिविडेंड होल्ड करता है तो वो SBO होता है। मेरे हिसाब से अगर आप इतना लिखोगे देन ऑल्सो इट इज वैलिड ओनली। आपको हर एक चीज को इतना डिटेल में या वैसे करने का जरूरत नहीं था, इतना भी लिखने से आपका काम हो जाएगा। सो भाई मैंने उसके टोटल शेयर्स को ऐड किया, 9.5 लाख आया, ठीक है। और 1,20,000 इंटू 100 करने पर 9.5 लाख की कीमत अगर मैंने निकाली तो वो 7-8% ही था, 10% से कम है। तो SBO तो हुई नहीं ना, इसीलिए मिस मार्था इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल डिक्लेरेशन। और मिस मरीना जो CA है वो ढंग से पढ़ती नहीं है क्लास में, उनने गलत एडवाइस दे दिया, रॉन्ग एडवाइस इज बीइंग गिवन हियर। और इसका सेकंड पार्ट जो हमें नॉन एप्लीकेबिलिटी बताना था कि भाई IEPF होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्ड बाय CGSG, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, गवर्नमेंट कंपनी, इन सबको
नहीं लगता है एसबीओ वाला सेक्शन, तो मेरे हिसाब से 2 या 3 भी अगर आप बताएंगे तो आपको ढंग के नंबर इसमें मिल जाने चाहिए। ओके, इसमें 5 के अंदर में एक और वाला क्वेश्चन है पूरा का पूरा 5 मार्क्स के लिए। अगर आपको एसबीओ वाला पार्ट नहीं आ रहा था तो कोई बात नहीं, दूसरा ऐसा एरिया जो कम टेस्टेड है वहां से पूछ लेते हैं। नफरा, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे नीचे से पढ़ने से ये रियलाइज होगा कोई भी 3 फंक्शंस ड्यूटीज नफरा के बताने हैं, और अगर उसने किसी को गलत काम करते हुए पकड़ा तो उसके पास क्या क्या अधिकार है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के। पूरा पढ़ने के बाद आपको ये समझ आएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। केस स्टडी पढ़ने में टाइम चला गया, बट जितना आता है उतना लिखने में टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को नफरा के सारे फंक्शंस में से कोई भी 3 बताने थे कि वो एएसएसए का रिकमेंडेशन देता है, मॉनिटर करता है, क्वालिटी ओवरसी करता है, अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आता है, सबसे पालन करवाता है। और अगर उसको एक बार पकड़ लिया उसने गलत काम करते हुए सीए को, तो 1 लाख से 5 गुना, 5 लाख से 10 गुना फर्म्स को डी बार कर देगा। 10 साल तक के लिए ये सब काम नहीं करने देगा, वैल्यूएशन, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट नहीं करने देगा। सो दैट बिकम्स योर आंसर 5 के ए का। देन Sulagna Sukanya and Associates LLP was formed on 1st November 2024 to be engaged in the business of manufacturing affordable range of fashionable accessories for women. Sulagna fashion designer appointed Shresh, a qualified CA, to maintain and finalize books on a January to December basis. बेटा हमारे देश में जनवरी टू दिसंबर कहाँ चलता है? हमारे देश में जनवरी टू दिसंबर नहीं चलता, हमारे देश में अप्रैल से मार्च चलता है, ठीक है। सो हुआ होगा किसी दूसरे के साथ झगड़ा। दिलीप जो करता ऑफ एचओएफ है वो भी उसका मेंबर बनना चाहता है एलएलपी का। अब आप बताइए क्या सुलग्न की एडवाइस कि भाई जैन टू दिसंबर बनाओ सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका बेसिक आंसर तो ये हो जाएगा। फिनेंशियल ईयर की डेफिनेशन होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। एलएलपी जो है 30th डे ऑफ सितंबर के बाद अगर बनी है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट 31 मार्च होना चाहिए। तो भाई किसी भी हालत में इस साल छोड़ो, अगले साल के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का उसका फिनेंशियल ईयर होना चाहिए, क्योंकि वो बनी कब है? शायद नवंबर दिसंबर में कभी बनी है, 1 नवंबर। तो 1 नवंबर 2024 है ना, तो उसका आंसर आएगा 2025 से 2026। इसका बनेगा 1 नवंबर 2024 से 2026 के 31 मार्च तक इसका फर्स्ट ईयर काउंट होगा एज पर द आंसर। ऐसे आंसर बनना चाहिए इसका, ठीक है। तो सुलग्न का एडवाइस तो एकदम ही रॉन्ग है। जो दिलीप एचयूएफ होकर करता होकर ऐड होना चाहता है एलएलपी में, क्या वो हो सकता है? तो देखो वेरी सिंपल, वापस वही आंसर आ गया पूरा रिपीट कि बॉडी कॉर्पोरेट होना जरूरी होता है। एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, इसलिए दिलीप जो कर्ता बन के एचयूएफ का बनना चाहता है पार्टनर एलएलपी में, तो ये गलत उसका निर्णय होगा। हाँ, अगर वो ऐसा बोलता है नहीं मैं नॉट ऐसा करता, मैं एज एन इंडिविजुअल बस जुड़ना चाहता हूँ एचयूएफ को पीछे छोड़कर, तो फिर भी हम इंडिविजुअल को ले सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है। तो आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर इसमें से इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो। ऑल्सो दूसरा क्वेश्चन भी है इसके अंदर में, यहाँ पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट अगर ये होता और पार्टनर बनना चाहता तो क्या चलता? नहीं, इवन चैरिटेबल ट्रस्ट भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता, इसीलिए उसे पार्टनर की तरह इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो ये आपका आंसर एलएलपी वाला दूसरा, जिसमें भी सेम प्रोविजन आ जाएंगे, पार्टनर कौन बन सकता है कौन नहीं उसके। एंड अब जाके ये लोग 3 क्वेश्चन से इन्होंने थर्ड क्वेश्चन जो है वो छोटा करना स्टार्ट किया, क्योंकि इनको रियलाइज हो गया पेपर की लेंथ ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा सबसे कॉम्प्लिकेटेड पेपर इन्होंने यहाँ बना दिया। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रूल्स एंड बायलॉज आफ्टर पब्लिकेशन, डायरेक्ट जीसीए का क्वेश्चन है, रूल्स एंड पब्लिकेशंस वाला, स्टार मार्क्ड कैटेगरी का। तो ये तो इजी था और इसके तो मार्क्स आ जाने चाहिए थे, 5 पॉइंट में जो दे रखा है वही लिखना था आपको एज इट इज। अब मेरे हिसाब से अगर कोई ढंग से पेपर घुमाकर देखता तो उसको रियलाइज होता सबसे छोटा क्वेश्चन 6th है। 6th का ए बी एंड सी पहला ऐसा क्वेश्चन है जो 1.5 पेज से भी कम में खत्म हुआ है। सो 6th मैंडेटरी अटेम्प्ट करना चाहिए था अगर कुछ छूट रहा था पेपर तो, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो डिपॉजिट्स कौन है कौन नहीं है ढंग का पूछ लिया सवाल। एसके लिमिटेड जो है 1 करोड़ 6 महीने से कम के लिए एक्सेप्ट करना चाहता है। बेटा 6 महीने से कम के लिए कितना एक्सेप्ट कर सकते हो? ओनली 10%। सो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा
क्योंकि ये भी पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज डिपॉजिट। सबसे पहले तो ये भूल मत जाना, डिफाइन द टर्म डिपॉजिट, इसके मार्क्स है। सो मैंने पहले डिपॉजिट्स की डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके बाद में मुझे पूछा गया कि क्या 1 करोड़ वाला जो डिपॉजिट है मैं वो रेज कर सकती हूँ अगर उसका टेन्योर 6 महीने से कम है। तो आंसर बनेगा बिल्कुल कर सकते हैं, एक्सेप्ट इफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो, क्योंकि उसका ही 10% करने पर 1 करोड़ होगा और आप ज्यादा से ज्यादा 10% को ही एक्सेप्ट कर सकते हो अमाउंट, जो 3 मंथ्स टू 36 मंथ्स के लिए होना चाहिए, मतलब वो भी कम से कम 3 महीने के लिए तो होना ही चाहिए। सो 6 महीने से कम होगा तो चलेगा, पर 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए। ये वाली बात बताकर हम लोग लिख देंगे कि वो तभी कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चन सब ज्यादा अच्छे होते हैं जब वो लोग क्वेश्चन में खुद दे के रखें कि पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम इतना है, और अपन उसका 10% कैलकुलेट करके खुद उनको बताएं कि भाई क्योंकि 10 करोड़ है तो 10 करोड़ का 10% 1 करोड़ होता है, तो 1 करोड़ जितना चलेगा। ठीक है। So, one of the directors of ATC Technologies Private Limited, a startup company, requested K, one of his close friends, to lend the company 50 lakh. बेटा सिंगल ट्रांच वर्ड आते ही कन्वर्टेबल है, 6 years के विद इन कन्वर्टेबल है, सारी कंडीशंस मीट करती है नॉट अ डिपॉजिट की इस डेफिनेशन का। एक स्टार्टअप जिसमें आप 25 लाख सिंगल ट्रांच में नॉन कन्वर्टेबल नोट में मंगा रहे हो मगर 10 साल के अंदर अंदर कन्वर्टेबल है, तो भाई 50 लाख अगर रीपेबल विद इन 6 ईयर है तो ये नॉट अ डिपॉजिट की कैटेगरी में आएगा 21C के हिसाब से। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDF एक अनलिस्टेड कंपनी है और उसने पूरा डेटा शेयर करा। अगेन ये भी बहुत आसान है क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया इंटरनल ऑडिटर रखना जरूरी है कि नहीं। सबसे आसान लिमिट होती है 25, 50, 100, 200, मतलब डिपॉजिट का देखा हुआ क्वेश्चन, इंटरनल ऑडिटर का इजी क्वेश्चन जो पूरा देखा हुआ और किया हुआ है, तो बताना है हमको बस इसके अंदर इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो देखो 25, 50, 100 या 200। 50 वाली लिमिट से ये कम है तो ये तो नहीं हिट हुआ, 200 की लिमिट से ये कम है तो ये भी हिट नहीं हुआ, 25 की लिमिट से ये कम है तो ये भी हिट नहीं हुआ, 100 की लिमिट से ये ज्यादा है, भले ही साल के बीच में हुआ, क्योंकि एट एनी पॉइंट इन टाइम ये साल के एंड में है, पर हम इसको सिर्फ एंड में नहीं देखते, इसको और डिपॉजिट्स को मिड ईयर भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेटवर्थ वगैरह सब कुछ, नेटवर्थ भी 150 से कम है तो 100, 25, 50, 100, 200, सबसे कम की लिमिट किसी में क्रॉस नहीं हुई, सिर्फ एक जगह क्रॉस हुई है, हमारी बोरोइंग साल के बीच में कभी 100 करोड़ से ऊपर हो गई है। सो पहले तो आपको ये 25, 50, 100, 200 वाला पूरा बता देना चाहिए था, फिर आपको ये लिख देना चाहिए था इंटरनल ऑडिटर रखना मैंडेटरी है क्योंकि बोरोइंग एट वन पॉइंट इन टाइम इज 100 करोड़ से ज्यादा। अब दूसरा सवाल भी इसका बहुत आसान है कि बताइए क्या CAG जो एक प्रोफेशनल है पर CA नहीं है, कंपनी का एम्प्लॉय भी नहीं है, तो क्या वो इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? भले हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता एम्प्लॉय से, CA हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, CMA वगैरह भी चलेंगे, देयरफॉर मिस्टर जी कैन बी अपॉइंटेड। मेरे हिसाब से सबसे आसान क्वेश्चन अगर कोई था तो वो ये था। ऑल्सो बेटा क्लियरली थर्ड वाले पार्ट में भी उन्होंने बोल दिया एन्यूमरेट द सर्कमस्टांसेस जहाँ पे एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया उसे एब्सोल्युटली प्रोहिबिट किया है, तो चिट फंड, आपका एग्रीकल्चर, आपका रियल एस्टेट, जो जो जगह पे मना किया था, चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, TDRs, अगर आप इसमें से 2 या 3 भी मेंशन कर देते तो आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज अ रिलीफ, अ साई ऑफ रिलीफ। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ढंग से गो थ्रू नहीं करते या रीडिंग टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं करते, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। इसके साथ जो मुझे लग रहे हैं कि आपके आंसर्स होने चाहिए या जो तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए, सारे के सारे 6 क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसके बाद हम लोग MCQs वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे, बट इट विल टेक अ सेपरेट टाइम ऑफ इट्स ओन, क्योंकि 17 पेज वही पूरे रीड करने में और फिर उससे MCQ बनाने में हमें अलग से टाइम लगेगा। विल डू दैट ऑल्सो। आप लोग ज़रा अपने आंसर्स से इनको मैच करें, सोचें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर लिख के अपना डाउट लिखकर चैट बॉक्स में बताएं। विल डेफिनेटली रिप्लाई टू वट एवर योर डाउट्स आर एंड वट एवर इज डन। द आइडिया बिहाइंड डिस्कसिंग दिस हियर इज दैट 1 घंटा तो हमको सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर आंसर क्या है वो बताने में लग गया, तो 3 घंटे टू रीड दिस, टू डू दी MCQ, जो कि 17 पेजेस इसके अलावा और है, is definitely not a reasonable time given to you kids. So I think the message should reach ICAI, जितना हो सके आप इन बातों को पहुंचाएं, एंड इसके बेसिस पर आप देख ले कि कितना क्या आपने लिखा है और कैसा क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पर। एंड yes, if you have any other request, please let us know in the comment section. Bye bye, take care, all the best, see you in the next video.